विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हमारे जो वर्क एंड पावर है, चैप्टर नंबर 10 साइंस के क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 10 का जो हमारा है वर्क एंड पावर, उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है उनके, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो पहले एक्टिविटी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। फर्स्ट केस में सुमा पॉन्ड में स्विम कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, रीज़न बताना है कि यहाँ पर वर्क हुआ है कि नहीं। तो आंसर क्या है, सुमा इज डूइंग वर्क एज शी इज एबल टू मूव हर सेल्फ बाई अप्लाइंग फोर्स विद द मूवमेंट ऑफ हर आर्म एंड लेग्स इन वाटर। तो सुमा इस केस में वर्क कर रही है क्योंकि वो अपनी बॉडी को, अपने आप को मूव कर पा रही है और मूवमेंट के लिए उसने फोर्स अप्लाई किया है, और जो अपने आर्म्स है और लेग्स के थ्रू वाटर पर उसने फोर्स अप्लाई किया है और इस वजह से उसकी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट देखा गया, मूवमेंट देखा गया है, तो सुमा वर्क कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, अ मंकी इज कैरिंग अ लोड इन इट्स बैक। सॉरी, एक डंकी है यानी कि गधा है, वो लोड को अपने बैक पर कैरी किया है, तो उसने वर्क किया है कि नहीं। आंसर है द डंकी इज नॉट डूइंग वर्क। इस केस में डंकी वर्क नहीं कर रहा है, फिजिक्स के लैंग्वेज में वो डंकी वर्क नहीं कर रहा है। एज द वेट ही इज कैरिंग एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस केस में वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि जो वेट वो कैरी कर रहा है, वो वेट जो है उसका डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए ये वर्क यहाँ पर डंकी के थ्रू नहीं हो रहा है। थर्ड है, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो एक विंड मिल है जो कि कुएं से वाटर को लिफ्ट कर रहा है, इस केस में उसने वर्क किया है कि नहीं। तो आंसर क्या है, विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल एंड डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। तो यहाँ पर विंड मिल जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है वर्क हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वाटर को जो है नीचे से उठा करके ऊपर लाया तो फोर्स लगा वाटर को नीचे से उठाने में और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर ये वर्क हुआ है। थर्ड है, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। कोई ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तब यहाँ वर्क हुआ है कि नहीं। नो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर प्रेजेंट हियर, सो वर्क डन इज ज़ीरो। तो यहाँ पर कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। अगला है, अन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। कोई इंजन है वो ट्रेन को पुल कर रहा है, तो वर्क हुआ है कि नहीं है। तो आंसर है, ड्यूरिंग द पुलिंग अ ट्रेन इंजन डज द वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जब ट्रेन को पुल कर रहा है इंजन, तो इंजन फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है। और ये फ्रिक्शन किसके बीच में हो रहा है, रेलवे ट्रैक और व्हील के बीच में ये फ्रिक्शन हो रहा होता है और उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, और साथ में जो ट्रेन है वो मूव भी कर रही होती है, तो फोर्स भी लग रहा है और मूवमेंट भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर वर्क हो रहा होता है। अगला है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन सन। तो सन के प्रेजेंस में फूड ग्रेन ड्राई हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, देयर इज नो फोर्स। इस केस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इज प्रेजेंट। डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसी वजह से इस केस में कोई भी वर्क नहीं होगा। वर्क होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पर फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। यहाँ पर फोर्स तो लग रहा है लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है। अगला है, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का यूज़ करके सेल बोट मूव कर रही है, तो यहाँ पर वर्क हुआ है कि नहीं। इस केस में वर्क जो है विंड के थ्रू वर्क हो रहा है। वर्क इज डन बाय द विंड एज इट मूव्स द सेल बोट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर जो ब्लोइंग एयर है वो फोर्स लगा रही है और विंड जो है वो फोर्स लगा रही है, इसी वजह से विंड के थ्रू वर्क हो रहा है। और जो सेल बोट है उसमें मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में सेल बोट मूव कर रहा होगा, तो फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इसलिए यहाँ पर वर्क डन हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पर सर्टेन एंगल से मूव कर रहा है, कर्व पाथ में वापस जो है ग्राउंड पर आ जाता है। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजेंटल लाइन। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट का वो सेम हॉरिजेंटल पॉइंट पर लाई कर रहा है। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ग्रेविटी के थ्रू उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है ये फाइंड करना है। आंसर क्या है, when the object moves upward the work done by the gravity is negative and when the object comes downward there is a positive work done, so the total work done is zero in थ्रू आउट द मोशन। तो जो ऑब्जेक्ट है जब ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा होता है तो यहाँ पर ग्रेविटी के थ्रू जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो रहा होता है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है तो इस केस में पॉजिटिव वर्क हो रहा होता है ग्रेविटी के थ्रू। इसीलिए इस केस में टोटल वर्क, पूरा जो जर्नी है इसमें टोटल वर्क आप फाइंड करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो यहाँ पर बैटरी जो है वो बल्ब को जला रही है, तो इस केस में पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी हो रही है उस मतलब चेंज हो रहा है, एनर्जी में चेंज देखा गया है, तो उस चेंज को आपको डिस्क्राइब करना है। आंसर है, बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट। तो यहाँ पर बैटरी जो है सबसे पहले केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही है, तभी तो बल्ब ग्लो किया, और उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो फिर से क्या कर रही है, इसको लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, a certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. तो कोई कुछ फोर्स लगाया जा रहा है जिसका सबसे पहले बॉडी का मास जो है वो 200 kg है, और इसका जो वेलोसिटी है मतलब इस बॉडी पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसमें इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 मीटर पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के 2 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। तो इस केस में वर्क कितना हो रहा है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले बॉडी का मास है 20 kg, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। अब हम लोग जानते हैं वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu² और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो गया हाफ mv²। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाफ यहाँ पर m कॉमन निकल जाएगा तो v² माइनस u² हो जाएगा। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 210 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mass of 10 gram 10 kg is at a point of A on a table। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो A पॉइंट पर है, उस ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है। इट इज़ मूव्ड टू अ पॉइंट B, वो ऑब्जेक्ट जो है B पॉइंट तक मूव करती है। इफ़ द लाइन जॉइंट A एंड B इज हॉरिजेंटल, व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहाँ पर ये जो A और B जो है वो हॉरिजेंटल पोजीशन पे है, तो इस केस में जो वर्क डन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू उसको आपको फाइंड करना है। आपका एक्शन, आपको जो भी आंसर है उसको एक्सप्लेन करना है। आंसर क्या है, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजेंटल, दैट इज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू बॉडी पर जो वर्क डन हो रहा है वो ज़ीरो हो रहा है, ज़ीरो वर्क डन हो रहा है, क्योंकि जो डायरेक्शन है फोर्स का वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए यहाँ पर जो वर्क डन है वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वाई। तो पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रही है तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रही है या नहीं, अगर कर रही है तो वाई, नहीं कर रही है तो वाई। आंसर है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। तो इस केस में फ्रीली फॉलिंग बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है।
सो इन दिस वे द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस वजह से जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। दस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। तो इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। तो जब आप बाइसिकल राइड कर रहे हो तो इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, तो कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेंगे। आंसर है द मस्कुलर एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील ऑफ द साइकिल विच इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी टू रन द बाइसाइकिल। तो यहाँ पर जो मस्कुलर एनर्जी साइक्लिस्ट यूज़ कर रहा है, तो मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करके वो इसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। जब व्हील रोटेट करेगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो व्हील जो है वो रोटेट किया और साइकिल जो है वो मूव करने लगा। तो फर्दर काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ यूज़ हो गई, साइकिल को रन कराने में यूज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट। तो कोई बड़ा सा रॉक है, उसको आप पुश कर रहे हो, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पर किसी तरह का एनर्जी का ट्रांसफ़र देखा गया है। वेयर इज़ द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। तो यहाँ पर जो रॉक है वो तो मूव नहीं हो रहा है, तो आप एनर्जी उस पर लगा रहे हो, वो एनर्जी आखिर गई कहाँ। आंसर है व्हेन वी पुश द रॉक एंड फेल टू मूव इट। जब हम लोग रॉक को पुश करते हैं और उसको मूव नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ आर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द रॉक इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द रेस्ट ऑफ आर एनर्जी इज गोज टू द इन्वायरमेंट थ्रू आर मस्क्यूलर एंड सरफेस बिटवीन द रॉक एंड आउट हैंड। तो यहाँ पर लिखा है कि हमारी जो कुछ एनर्जी है वो रॉक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहा होता है, और जो बाकी एनर्जी है वो हमारा इन्वायरमेंट में हमारा जो मसल्स है वो हमारा जो मसल है और जो सरफेस है रॉक के बीच, रॉक और हमारे मसल के बीच का जो सरफेस है उसके थ्रू इन्वायरमेंट में रेस्ट एनर्जी हमारी रिलीज़ हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज़ दिस इन जूल। तो यहाँ पर कोई हाउस होल्ड है वो 250 यूनिट एनर्जी एक मंथ में कंज्यूम कर रहा है, तो इसमें कितना यूनिट एनर्जी उसने जूल में यूज़ किया है वो बताना है, जूल में इसको बताना है। तो हम फाइंड करेंगे एक यूनिट जो है वो इतने 3,06,000 जूल के बराबर में होता है। तो यहाँ पर 250 जूल हमको फाइंड करना है, तो इसको सिंपली हम इस वैल्यू को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना जूल आ जाएगा। 9 × 10⁸ जूल एनर्जी उसने कंज्यूम किया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 मीटर above the ground। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 kg है और वो 5 मीटर का डिस्टेंस, 5 मीटर का हाइट वो कवर करता है। व्हाट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ हाफ वे डाउन। तो कोई भी वो जो ऑब्जेक्ट है वो जब नीचे गिर रही है तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब वो आधा रास्ता उसने कवर किया होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है mgh। मास क्वेश्चन में 40 kg है, g 9.8 है और हाइट जो है वो 5 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh m40 g 9.8 और h 5 जूल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1960 जूल। According to the law of conservation of energy, the total mechanical energy of an object remains constant। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो पूरा मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होगा। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। Therefore, when the object is halfway down, the potential energy becomes half the original energy and remaining half converted into kinetic energy। तो इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जब आधा नीचे गिर रहा हो, आधा डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, तो यहाँ पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी ओरिजिनल एनर्जी की हाफ हो जाएगी, तो और बाकी जो है हाफ वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू हम लोग अभी फाइंड किए थे 1960 जूल एनर्जी उसने कन्वर्ट किया था, तो ये हाफ इसके जस्ट हाफ हो जाएगी, ये आ जाएगा 980 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। तो कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, तो उसने कितना वर्क किया है ये आपको बताना है।
आंसर है व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ द डिस्प्लेसमेंट इन short interval is along the tangential direction and force is towards the center of the earth. Since the force and displacement are perpendicular to each other, the work done by gravitational force is zero. तो कोई सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड मूव कर रही होती है तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है जो शॉर्ट इंटरवल में उसने कवर किया वो टेंजेंशियल डायरेक्शन जो भी होगा फोर्स का वो फोर्स जो है सेंटर के अर्थ के सेंटर के अलॉन्ग लग रहा होगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा होगा। अब क्योंकि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो कोई अगर ऑब्जेक्ट पर हम लोग कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो क्या उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। आंसर है येस इट इज़ ट्रू देयर मे बी डिस्प्लेसमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, यानी अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो भी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अगर फोर्स ही ज़ीरो हो जाएगा तो मास इंटू एक्सीलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि एक्सीलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा देन क्या होगा द ऑब्जेक्ट इज़ ईदर एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर एक्सेलरेशन ही ज़ीरो है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रहा है। इन केस द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। सो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स देयर मे बी डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग फोर्स नहीं भी लगाएं तो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड हैज़ ही डन वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो एक पर्सन है जो कि हे को अपने हेड पर 30 मिनट्स के लिए होल्ड करके रखता है और उसके बाद थक जाता है। इसने वर्क किया है या नहीं किया है ये आपको बताना है। आंसर है द पर्सन होल्डिंग अ बंडल ऑफ हे गेट टायर्ड बिकॉज हिज मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पर जो पर्सन है अगर हे के बंडल को उसने होल्ड किया है और थक गया है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल, ही हैड डन नो वर्क। तो यहाँ पर किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट भले ही नहीं हो रहा है, उसने वर्क इसलिए उसने वर्क नहीं किया है क्योंकि वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क होने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इसलिए वर्क नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। तो इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि जिसकी रेटिंग है 1500 वॉट है तो 10 घंटे में वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी ये बताना है। हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है पावर इंटू टाइम। तो पावर 1500 वॉट दी हुई है क्वेश्चन में और टाइम 10 घंटा दिया हुआ 10 आवर। तो इसको सेकंड में सबसे पहले 10 आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया गया है तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36,000 सेकेंड। अब एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है, पावर 1500 और टाइम हमने 36,000 निकाला, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻7 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच अकर व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताना है कि यहाँ पर एक पेंडुलम बॉब है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसका ऑसिलेशन शो किया गया है। वाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट। तो जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जबकि यहाँ पर ये जो है बॉब जो है वो रेस्ट में आ जाएगा। ये इनिशियली ए पोजीशन पे है, इसका मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर गेन कर रहा है। जब मूवमेंट हो रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कुछ होगी, लेकिन जब यहाँ पर आए तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो गई यानी कि mgh है। फिर जब मूव किया तो सेकेंड केस में यहाँ पर आया ऑब्जेक्ट, फिर से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। इस केस में आप देखोगे ए पोजीशन पर देखोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी जबकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो ये आपका पूरा डायग्राम है जो इसने में बताया गया है। आगे क्वेश्चन है व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट। तो यहाँ पर मूव कर रहा होगा जब बॉब तो वो रेस्ट में आखिर क्यों आ जाता है। व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली। तो उसकी एनर्जी पर क्या असर पड़ता है। इज इट अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक वायलेशन शो कर रहा है। तो आंसर क्या होगा
इन द गिवन पेंडुलम देयर आर 3 केसेस ऑफ पॉइंट्स टू बी डिस्कस। तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे, ए, बी और सी, जैसा इसको मैंने एक्सप्लेन किया। At the points B and C, the pendulum bob is at its maximum height. तो B और C पॉइंट पर देखेंगे तो पेंडुलम बॉब जो है ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर है। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। इन दिस वे द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस पूरे केस में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। एट पॉइंट ए द पेंडुलम बॉब इज एट द लोवेस्ट पॉइंट। तो ए पॉइंट पर जो पॉइंट पेंडुलम का बॉब है वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है। द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो नाउ द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। वंस अगेन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो वो कितना वर्क उसके थ्रू होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगी तो उसने कितना वर्क किया है ये बताना है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो जब मोशन में है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम बी स्क्वायर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वर्क डन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से फाइंड करते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में थी हाफ एम बी स्क्वायर, और जो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट केस में हाफ एम बी स्क्वायर है, सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर कोई भी कार है जिसका कि जो कार है वो उसका वेट है 1500 kg, ये मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इसको स्टॉप करने में, इसको रोकने में कितना वर्क होगा ये आपको फाइंड करना है। तो मास कार का है 1500 kg, वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया गया है, 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर कार मोशन में है, इसीलिए जो इसकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो हाफ मास है 1500 और भी हमने फाइंड किया है 50/3, तो भी का स्क्वायर हो गया। ये इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपका इतनी वैल्यू आ जाएगी, इतना जूल इसकी वैल्यू आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कार का देखेंगे जब वो रेस्ट पर आ जाती है तो इस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, और वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी कार जब मोशन में थी तो इतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, और अभी कार जो है वो रेस्ट में आ गई है। तो इतना में से हम कार रेस्ट वाले वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा इतना जूल आ जाएगा। तो वर्क कितना, कार को रोकने में कितना वर्क की ज़रूरत हो गई, 20833.3 जूल वर्क की ज़रूरत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द following force is acting on an object of mass m, the direction of displacement is from west to east shown by the longer arrow। तो यहाँ पर कुछ केसेस दिए हैं जब ऑब्जेक्ट का मास m है और इस पर फोर्स f अप्लाई किया गया है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में शो किया गया है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है जो लॉन्गर एरो के थ्रू दिखलाया गया है। ऑब्जर्व द डायग्राम्स केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और वर्क जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, कब कहाँ क्या है ये बताना है। आंसर है द फर्स्ट केस, इन द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस के बारे में बात हो रहा है। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब सेकंड केस की बात हो रही है। इन द सेकंड केस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। सो द वर्क डन इज पॉजिटिव, इसीलिए इस केस में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड केस में आते हैं। इन द थर्ड केस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन है वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। सोनी सेज दैट एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी ज़ीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। डू यू अग्री विथ हर? वाई? तो सोनी कहती है कि जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो कब हो सकता है, मतलब जब उस पर सेवरल फोर्सेस एक्ट करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या आप उससे एग्री हैं? वाई? क्यों? आंसर है इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज ज़ीरो देन द एक्सीलरेशन विल बी ज़ीरो। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पर जो लग रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगा, तो एक्सीलरेशन इस केस में ज़ीरो होगा। हम जानते हैं F इक्वल टू ma होता है, तो फोर्स ज़ीरो है और ma भी हो जाएगा। अगर फोर्स ज़ीरो है तो ma भी ज़ीरो हो जाएगा। एक्सीलरेशन इस केस में कितना हो जाएगा? ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। तो 4 डिवाइसेस हैं और चारों का जो पावर है वो 500 वॉट है और 10 घंटे तक वो डिवाइसेस जो है एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। तो एनर्जी किलोवाट आवर में फाइंड करना है। तो पावर जो है, पावर हमारा सबसे पहले 4 डिवाइसेस हैं और चारों डिवाइसेस 500 वॉट का पावर कंज्यूम कर रही है। तो 4 से 500 वॉट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2000 वॉट। टाइम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 आवर्स हैं, तो एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं? पावर इनटू टाइम। तो पावर हमारे पास में है 2000 और टाइम है 10 आवर्स, तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 2000 इंटू 10 वॉट आवर, तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 वॉट आवर हो जाएगा। किलो वॉट आवर में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो 20 किलो वॉट आवर हो जाएगा। किलो का मतलब होता है 1000, तो ये हो गया 20 किलो वॉट। अगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो एक यूनिट 1 किलो वॉट आवर के बराबर होता है, तो ये हो गया 20 यूनिट्स इसने एनर्जी को कंज्यूम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, जब ग्राउंड पर वो रीच करती है तो उस टाइम वो स्टॉप हो जाती है। व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा ये बताना है। आंसर है व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इवेंचुअली स्टॉप्स एंड रीचिंग द ग्राउंड इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रही है और फाइनली वो स्टॉप हो जा रही है ग्राउंड पर आने के बाद, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, क्योंकि जो बॉडी है वो ग्राउंड पर आकर के कॉलिजन की वजह से गर्म हो जाएगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी साथ साथ में साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका जो शेप होगा और शेप में डिफॉर्मेशन देखा जाएगा, इस वजह से वो साउंड एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।